हाय एवरीवन। आर्या सिंह यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था। 1892 का अधिनियम हमने यही कवर किया था ना, और जाना था कि इस अधिनियम में क्या पारित होकर आया था। तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909। आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम में वहां से क्या पारित होकर आया था। तो भारतीय मामलों के जो सचिव थे मार्ले, और जो वाइसराय थे वो मिंटो थे। तो वाइसराय यहीं रहते थे भारत में, और सचिव जो रहते थे इंग्लैंड में रहते थे। वो वहीं से यहाँ रेगुलेट करते थे, ठीक है। तो जो मार्ले मिंटो है, इन्हीं के नाम पे ये अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर ही आया। और इस अधिनियम ने 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों में संशोधन किया। ये जो दो नियम थे 1861 और 1892, ठीक है, इनमें संशोधन इस एक्ट में हुआ, अधिनियम में हुआ 1909 में कि इसमें क्या गलतियां हैं 1861 में, 1852 में, तो इसमें संशोधन किया गया। और इस अधिनियम ने पहली बार चुनाव की पद्धति शुरू की। पहले इसी अधिनियम में शुरू की यहाँ चुनाव भारत में, पहले यहाँ चुनाव नहीं होता था। और विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादियों की मांग है उनको शांत करने और शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया। उदारवादियों की मांग को शांत करने के लिए और शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया। इसी अधिनियम में आया कि हम सुधार करेंगे, इनकी मांगों को मानेंगे। और इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे इनमें काफी वृद्धि की गई इसी अधिनियम में, 1909 के अधिनियम। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो केंद्र में थे सदस्य विधान परिषद में वो पहले 16 थे। इसी अधिनियम में 1909 के ही अधिनियम में उनको बढ़ाकर 60 कर दी गई, इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई, ठीक है। और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। यहाँ जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनमें सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, कभी कम कभी ज्यादा रहते थे। उसके बाद इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी, ठीक है। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनको गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी, और जो केंद्रीय विधान परिषद थे उनको आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा गया। इस अधिनियम में ये चीज थी। और निर्वाचन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और स्थानीय निकायों को एक निर्वाचन मंडल का चुनाव करना था। जो स्थानीय प्रांतीय में जो स्थानीय थे निकाय, उनको एक निर्वाचन मंडल का चुनाव करना था जो प्रांतीय विधायकों के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये जो स्थानीय लोग थे, इसमें मैंने लिखा है कि हाँ क्या क्या नोट्स बनाना है, तो आपको अगर बनाना होगा तो इसी से बना लीजिएगा। लेकिन मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या आया। तो प्रांतीय विधायकों के सदस्य में तो केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मिला ही, और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति भी दी गई।
पहले तो प्रांतीय विधायकों को ये अधिकार दिया गया कि सदस्य केंद्रीय विधायक के सदस्य का चुनाव करेंगे, और इससे पहले स्थानीय निकायों को यह निर्वाचक मंडल का चुनाव करना था कि जो प्रांतीय विधायकों के सदस्य का चुनाव करेगा। पहले ये समझ लीजिए कि स्थानीय लोग, जैसे कि गांव में कौन कौन रहता है, ऊपर तो है केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार, आज की भाषा में हम कुछ समझते हैं। उसके बाद फिर राज्य सरकार, और इसके बाद निचले पंचायत है। ठीक है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तो यहाँ का मुखिया कौन होगा, इसका चुनाव तो यहाँ के स्थानीय लोग ही करेंगे ना। और ये जो पंचायत में जो है जीते हुए एमएलए या कुछ भी इससे ऊपर, ये चुनाव करेंगे राज्य में कौन जाएगा एमएलए बन के, और ये फिर इनके लिए चुनाव करेंगे। तो इसमें यही दिया गया कि स्थानीय निकायों को एक निर्वाचन मंडल का चुनाव करना था, और जो प्रांतीय विधायकों के सदस्य हैं उनका भी चुनाव करना होगा। तो इसी से समझ लीजिए कि ऐसे ही पहले आम आदमी पंचायत के लिए करता है, फिर जो पंचायत में मुखिया ये वो होते हैं, फिर वो सारी वोट होती है, तो फिर एमएलए बनते हैं, फिर वो जाकर केंद्र सरकार में चुनाव होता है, तो फिर वहां वो जाते हैं। आम आदमी थोड़ी ना जाता है, इनके चुने हुए सदस्य ही तो ऊपर जाते हैं। तो इतनी सारी बातें थी, और इसमें एक और बात थी कि पहली बार वायसराय और गवर्नर जो थे, उनकी कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। यह विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिखा, लेकिन ये लिख देती हूँ कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। उनकी नियुक्ति की गई, और इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, यहाँ ये लिखा है, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल, अलग अलग मुसलमान अपने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की है। जो मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान को ही चुनकर वहां भेजेंगे।
इसमें इतनी सारी बातें, हिंदू हिंदू को चुनेगा और मुसलमान मुसलमान को चुनेगा। इसमें जो पृथक निर्वाचन का था ये भी स्वीकार किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू हुई कि जो मुसलमान थे वो मुसलमान सदस्य को ही मतदान करेंगे, उनके द्वारा ही चुना जाएगा। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक बना दिया। ठीक है। तो ये जो था सांप्रदायिक अधिनियम को वैधानिक बना दिया इस अधिनियम को। ठीक है। तो इस अधिनियम में हमने क्या क्या जाना, इतनी सारी बातें जानी कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही मतदान देंगे और उनको उन्हीं के द्वारा चुनकर उनको उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें हम जाने की इस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में इतनी सारी चीजें आई। मार्ले मिंटो सुधार, इसी का नाम, इन्हीं दोनों के नाम पे आया ये अधिनियम। और 1861 और 1892 के अधिनियम में सुधार किया गया संशोधन करके। तो हमने आज इतनी सारी बातें जानी इसमें कि हाँ वहां इंग्लैंड से ये सारी चीजें पारित होकर आई। तो उस समय की बातें इतनी सारी थी, लेकिन अब हम अभी के बारे में जानना चाहते हैं कि इस अधिनियम से हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने क्या ग्रहण किया। हमारे संविधान निर्माता तो अनेकों देशों के संविधान से जितनी भी सारी अच्छी चीजें थी उससे थोड़ी थोड़ी चीजें जो अच्छी थी उनको ग्रहण किया और हमारे संविधान में उसको चेंज करके अपने भारतीय परिस्थिति के हिसाब से उनको लिखा कि हमारे नागरिक ऐसे हैं तो उनके लिए ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं कि जैसी दिक्कत अंग्रेजों के राज्य में हुआ वैसे आगे ना हो। हमारे नागरिक सब कुछ उनको दिया जाए, कानूनी व्यवस्था, सुख समृद्धि, उनकी जिंदगी की आजादी, सब कुछ उन्हें दिया जाए। तो हमारे संविधान निर्माता इतना सोचे और हमारे संविधान को इतना अच्छा बना दिया, उन्होंने इतनी अच्छी बातें इसमें लिखी। तो चलिए पहले जानते हैं कि सुनो के अधिनियम से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या लिया इस अधिनियम से, भारत में निर्वाचक पद्धति की शुरुआत हुई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत सबसे पहली बात तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इससे ये चीज लिया कि भारत में निर्वाचन पद्धति होगी। और दूसरी बात यह है कि निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसी अवधारणा से प्रेरित होकर, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में जानते हैं कि जो स्थानीय निकायों में रोटेशन के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण होता था, उसी प्रकार इसमें निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से सीख लेते हुए, जो इससे पहले 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, उनसे सीख लेते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 325 के तहत धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया कि ना मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देंगे, ना सिर्फ हिंदू को वोट देगा। ये धर्म जाति के आधार के इन भेदभाव को खत्म किया गया। ये दूसरी बातें हमारे संविधान निर्माताओं के भेदभाव पर इनको बंद किया गया, प्रतिबंध लगाया गया और सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने और उनकी अनुमति दी गई। इस अधिनियम से हम लोगों ने ग्रहित किया कि सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार है और बजट पर प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार है। हमें पार्लियामेंट्री सुधार से ही हमने सीखा। ने पार्लियामेंट्री सुधार से ही ये चीजें ग्रहण किया। तो हमने इसमें इतनी सारी बातें जाने की पार्लियामेंट्री सुधार में
क्या क्या आया, ये सारी चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने कही और हमने अपने संविधान में इतनी सारी चीजें अभी हमारे संविधान में अभी हैं, जिससे हम लोग अभी हमारे संविधान निर्माताओं ने जो लिखा है हम लोग उसी को स्वीकार किए हैं और ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही कवर किया, आगे क्लास में और कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।